अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिएक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। रिएक्ट के इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक सी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले रिएक्ट होता क्या है, इसमें चीज़ें रेंडर कैसे करवाई जाती हैं, इसमें फंक्शंस वगैरह कैसे होते हैं, इसमें क्लासेस वगैरह कैसे बनती हैं। पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड यूज्ड टू बिल्ड ब्यूटीफुल इंटरफेरेंसेस। पहली चीज़ ये कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी है। दूसरी चीज़ ये कि ये हमें अच्छे इंटरफेरेंस बनाने में मदद करता है और ये हमें कम्प्लेक्स इंटरफेरेंस बनाने में भी बहुत मददगार साबित होता है। उसके बाद ये कि फेसबुक ने इसे डेवलप किया था 2012 में। इसका जो मेन फीचर है ना, वो इसका कंपोनेंट बेस होना। कंपोनेंट होते क्या हैं? कंपोनेंट होते हैं कि हम ना एक चीज़ के डिफरेंट पार्ट्स बना लेते हैं, उनको कंबाइन करके वो पूरा कंपोनेंट बन जाता है हमारा। अगर हम बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या होता है? सबसे ऊपर होती है नेम बार। नेम बार के बाद उसके नीचे उसका कंटेंट आ जाता है और बाद में उसके साइडों पे वो आ जाते हैं। बाद में इसके साइडों पे ना इसके साइड नेम बार्स आ जाते हैं और एंड पे फुटर आ जाता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर वेबसाइट का। इन कंबाइन करें ना तो ये कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है। हमने रिएक्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे कि इसको रन कैसे करते हैं। रन मतलब इसकी डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इसमें फाइल्स वगैरह कैसे क्रिएट होती हैं, सब कुछ इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम Node.js डाउनलोड करते हैं। तो Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट से हम Node.js डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने का मेन मकसद ये है कि ये हमें npm प्रोवाइड करता है। npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर। तो ये इसकी मदद से हम रिएक्ट की फाइल क्रिएट करेंगे, तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी हो जाता है समटाइम। तो मैं CMD ऑन करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी Node.js अवेलेबल है। तो अब मैं सी डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसमें मैं क्रिएट करूँगा रिएक्ट की एप्लीकेशन। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, आगे फाइल का नाम। जो रिएक्टर ने हमें कहती है कि आप ना सब कुछ ना स्मॉल लेटर्स में लिखो। तो मैं भी स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ, फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये इसमें ना काफ़ी टाइम लेगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट लेंगे। और इसके बाद ये हमें मोस्टली फाइल प्रोवाइड कर देगी। रिएक्ट रूम प्रोवाइड करेगी, रिएक्ट स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगी, टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेगी। उसके बाद ये जो मेन चीज़ प्रोवाइड करती है वो करती है डेवलपमेंट सर्वर प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये हमें वेब पैक प्रोवाइड करती है। वेब पैक के बाद ये बेबल प्रोवाइड करती है। और इसमें हमें ज़ीरो कन्फिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कोई कन्फिग्रेशन नहीं होती, ये डायरेक्टली रनिंग हालत में आ जाता है। हमने अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर ली हुई है। Node.js ने हमें उसका मतलब सारी फाइल्स वगैरह क्रिएट करके प्रोवाइड कर दी। अब हम चेक कर लेते हैं कि उसने हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। तो ये मैंने जो अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो मैंने रिएक्ट की क्रिएट की थी वो मैंने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले ना हमें शो होता है ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स में तमाम प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो इसके लिए यूज़ होंगी, तो इसका हम मोस्टली यूज़ नहीं करते। तो उसके बाद हमारे पास पब्लिक है। पब्लिक में हमारे पास जो बेसिक्स फाइल होती हैं ना, जो हर जगह यूज़ होनी होती हैं, वो इधर अवेलेबल होती हैं। जैसे इसमें index.html है, लोगोस फाइल है। तो index.html में देखते हैं हमारे पास क्या है। तो देखें तो इसमें सिंपल HTML का कोड है। तो अगर और इसमें मोस्टली मेटा डाटा अवेलेबल है। तो अगर हम नीचे आके देखें तो नीचे हमारे पास जो मेन हिस्सा आता है ना, वो आता है ये वाला ID इक्वल टू रूट वाला।
जिसमें हमारे पास डिव क्रिएट है, उसमें हमने आईडी दी हुई रूट की। तो हम जो चीज़ करेंगे ना वो इसके अंदर डिस्प्ले हुआ करेगी। उसके बाद हमारे पास पब्लिक बार सोर्स की फ़ाइल है। सोर्स में हमारे पास डिफरेंट CSS फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं और लोगोस वगैरह हैं। तो इसमें हम एब्रो टेस्ट मोस्टली हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो चीज़ है ना मेन, वो है app.js। app.js है, इसमें हमारे पास मतलब इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इसमें हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें रेंडर हुई हुई हैं। तो देखा जाए तो इसमें हमारे पास फंक्शन बना है ऐप, इसमें उसने हमें रिटर्न किया हुआ है ये सारा कुछ। तो ये सारा कुछ ना हमारे पास JSX का फॉर्मेट है, जावास्क्रिप्ट XML। तो अगर देख जावास्क्रिप्ट JSX होती क्या है ये ना, इसका सिंटैक्स ना काफ़ी हद तक HTML XML जैसा होता है। जैसे देखा जाए तो ये है तो टोटल HTML ही है, लेकिन बीच में जावास्क्रिप्ट वगैरह भी लिखी हुई है। तो ये सारा ये JSX होता है। उसके बाद हमारे पास index.css फाइल है, इसमें हमारे पास CSS यूज़ हुई है, इसको index.js है। ये फ़ाइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक जो हमने पब्लिक में देखी थी HTML वाली फ़ाइल, ये दो फाइल हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमने सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट किया हुआ है, उसके बाद रिएक्ट डोम को इंपोर्ट किया हुआ है। ये दोनों ना हमारे पास नोड मॉड्यूल्स में अवेलेबल हैं। उसके हमने index.css को भी इंपोर्ट किया हुआ है। index.css में हमारे पास CSS है, बॉडी की CSS और कोड वगैरह की CSS यूज़ की हुई हमने। उसके बाद इसमें हमारे पास ना रेंडर मेथड यूज़ किया हुआ है। रेंडर ना हम जावास्क्रिप्ट में रेंडर मोस्टली डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं। रेंडर हमारे पास कोई चीज़ रिटर्न करता है, रिटर्न करने वाली चीज़ को ना हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहे होते हैं। उसके बाद इसमें हम अब मेन चीज़ ये वाली है, डॉक्यूमेंट बाय ID रूट। अब ये रूट क्या चीज़ थी जो हमने पब्लिक वाले फोल्डर में index.html में जो देखी थी ना, ये रूट, वो इसमें हर चीज़ को ना इसमें रेंडर करवा रहा होता है। मतलब उधर से जो चीज़ हम JSX में या JS में रन कर रहे होते हैं ना, वो इस साइड पे आके डिस्प्ले इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था सारा कुछ। ये इसका मतलब बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, मतलब कि फाइल वगैरह क्या होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना हमारे पास फाइल वो आती है index.js। उसके बाद हमारे पास index.html और CSS वगैरह वाली फाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। बाकियों पे हम इतनी वर्किंग नहीं करते कि मोस्टली उसमें इन्होंने अपने से रिलेटेड फंक्शंस प्रोवाइड किए होते हैं। अगर ना ये रेंडर का इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए ना, इसमें होता क्या है। पहली चीज़ होती है कि हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, और दूसरी चीज़ होती है कि किधर डिस्प्ले करवाना है। तो जैसे ये है स्क्रिप्टेड मोड में हमारे पास ऐप को हमने डिस्प्ले करवा रहे हैं, कहाँ पे करवा रहे हैं, इधर लगा ले। मैं इधर अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करूँ, तो उसके लिए एक तो मेथड ये है कि आप टर्मिनल में दें न्यू टर्मिनल, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। तो ये लोड हो चुका है। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ npm start। npm एंड नोड पैकेज मैनेजर है, ये स्टार्ट कर देगा। तो ये स्क्रीन, ये जो सारा कुछ कोड करना है, ये हमारे पास डिस्प्ले हालत में आ जाया करेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। तो ये तकरीबन ये स्टार्ट हो चुका है हमारे पास। ये लो उसने हमें ओपन करके प्रोवाइड कर दिया है। तो इसको मैं गूगल पे ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मोस्टली होता है लोकल host.3000। ये अभी तक कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये नोड NPM हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। मतलब नोड हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक तो डेवलपमेंट सर्वर है, ये हमें सर्वर की डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हमने NPM से स्टार्ट किया था। अब ये हमारे पास एग्जीक्यूट हालत में आ चुका है। इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ।
तो ये हमारा जो है ना कोड ये अवेलेबल है। तो हमने एक सिंपल सा कोड लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का। अब मैं करता ये हूँ कि ये जो है ना इस पूरे से को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के लिए वही सी प्लस प्लस वाला मेथड डबल स्लैश लगा के हम इसको कमेंट कर सकते हैं। तो इधर लिखता हूँ H1 हेलो वर्ल्ड। अब इसको मैंने कंट्रोल एस किया तो उसने खुद ब खुद ना इसको लोड करके ना मैं डिस्प्ले करा देगा। इसमें अभी तो फ़िलहाल ये एरर शो कर रहा है। तो ये ना हमें इसी तरह ना एरर वगैरह भी शो करवाता रहता है कि इसमें क्या क्या गलती है या क्या क्या मिस्टेक्स वगैरह आई हुई हैं। सॉरी, मुझे यहाँ पे नहीं लिखना था, इस मुझे इधर डिस्प्ले करवाना था जो चीज़ हम H1। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले आता है कि क्या डिस्प्ले करवाना है, दूसरे से में आता है किधर करवाना है। तो इधर अब ये इंशाल्लाह सही चल पड़ेगा। ये इसने हेलो वर्ल्ड दे दिया है। तो अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाऊं तो इसकी काफ़ी हद तक फंक्शनिंग ना वही जावास्क्रिप्ट वाली है। तो ये हमें कुछ वार्निंग भी दे रहा है। वो है कि ये हमें इस यहाँ पे मोस्टली वो वार्निंग देगा जो हमने फाइल्स क्रिएट की होंगी लेकिन वो वर्किंग हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ये तो ये उसकी वार्निंग वगैरह प्रोवाइड कर दिया करेगा। ये हमने एक सिंपल हेलो वर्ल्ड वाला कोड देख लिया। तो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अच्छा, ये अब इसमें ना हम मोस्टली कंपोनेंट बेस काम करते हैं। तो मैं एक इसमें सोर्स में एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ कंपोनेंट। तो अब ना जो भी मैं कंपोनेंट क्रिएट करूँगा ना मैं उसको इसमें यूज़ कर ले करूँगा। जैसे हम लगा लें नेम बार है, नेम बार एक कंपोनेंट को नेम बार के एक कंपोनेंट बना के इसमें सेव कर दूंगा। मैं फुटर का एक कंपोनेंट बना के इसमें सेव कर दूंगा। हर चीज़ का एक कंपोनेंट बनाऊंगा, इसमें सेव करता जाऊंगा उसको। इसी इसी मेथड से ना मैं इधर डिस्प्ले करवाता रहूँगा। उसके बाद ना हम अपनी आसानी के लिए ना एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। उस एक्सटेंशन का नाम है सिंपल रिएक्ट स्निपेट। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप भी इंस्टॉल कर लेना। ये हमें ना कुछ कोड हमें मतलब आसानी के लिए ना कुछ कोड पहले से प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊँ आपको तो मैं अपने फोल्डर ऑन कर लेता हूँ। इसमें मैं रिएक्ट में ना एक फाइल क्रिएट करता हूँ, बल्कि सैम्पल डॉट JSX बताया था कि ये वही जावास्क्रिप्ट और XML का की तरह की, मतलब ये HTML के सिंटैक्स की तरह का ना जावास्क्रिप्ट होती है। तो ये देखिए मैं सिर्फ CC लिखूँगा ना, कंट्रोल शिफ्ट किया तो मुझे उसका उसने मुझे उसका क्लास का कोड लिख दिया। अगर मैं इंपोर्ट करना है IMPR और ये इंपोर्ट का इसमें ये हमें मैंने इंपोर्ट वाला कोड भी कुछ लिखे बगैर मैंने इधर यूज़ कर लिया CC। इसमें हम रिएक्ट में मोस्टली जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में क्लासेस कैसे बनती हैं, सबसे पहले क्लास का नाम आ गया। क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ सैम्पल। क्लास का नाम आ गया। उसके बाद ये एक्सटेंड कर रहे हैं कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट वो ये जो मैंने अभी फोल्डर बनाया हुआ है। उसके बाद ये स्टेट्स में हम वेरिएबल रखते हैं मोस्टली। जैसे अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ काउंट 0, इस तरह इसमें वेरिएबल रखते हैं। और रेंडर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रेंडर में हम मोस्टली डिस्प्ले वाला वर्किंग करते हैं। रिटर्न जो हमें फाइल रिटर्न करे ना, मतलब कि जैसे मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो उसको मैं इसमें रेंडर करूँगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ H1
हेलो वर्ल्ड। अभी मैंने सिर्फ रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, तो मैं रिएक्ट डोम को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये रिएक्ट कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो चुके हैं मेरे पास। मैं ऊपर लाइन बढ़ा देता हूँ। उसके बाद इसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, ये हमें एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो मैं सैम्पल को एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इसी क्लास को पढ़ के एक्सपोर्ट कर देगा। ये मेरी सारा कुछ बन गया। अब मैं ये करता हूँ कि जो मैंने index.js की मेरे पास जो क्लास है ना, मैं उसमें आता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें इंपोर्ट करता हूँ सैम्पल को। कहाँ से करना है मुझे, कंपोनेंट में सैम्पल है मेरे पास। अब मैं इधर लिखता हूँ सैम्पल, मैं इसको कंट्रोल-S किया। ये देखें, अब मैंने वो हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट कराया था ना, वो डिस्प्ले हो गया। मैं ना इसमें चेंज कर देता क्योंकि पिछला कोड भी मेरा हेलो वर्ल्ड वाला ही था। तो मैं इससे कहता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट साइट। ये लें, उसने वो भी शो करवा दिया। अब मैं इसी में ना एक छोटी सी चेंजिंग करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि पी दिस इज़ पैराग्राफ। इसको करता ना, ये अब मुझे एरर शो कर रहा है। तो ये नीचे भी शो कर रहा है, अगर इसमें आ जाऊँ तो मुझे वो एरर शो कर रहा है। वो कह रहा है कि एडजेसेंट जीएसएक्स एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एन इनक्लोज टैग। मतलब कि इनको ना मुझे एक टैग में क्लोज करना पड़ेगा, ये फिर ही चलेंगे। तो इसके लिए हम दो मेथड है। एक तो मैं डिव यूज़ कर सकता हूँ, ये मैं डिव यूज़ कर लिया, और वो जिससे पहला भी शो हो चुका है। एक और मेथड है कि हम ना रिएक्ट के एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, हम इसमें रिएक्ट के एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी सेम फंक्शनिंग है जैसे डिव की होती है। बस फ़र्क इतना है कि अगर हम डिव यूज़ करेंगे तो इसमें ऑलरेडी एक डिव यूज़ हुई होती है, तो दो डिव शो हो जाएंगी। लेकिन इसमें रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट में ऐसे नहीं होता। ये रिएक्ट के अपने कुछ टैग्स हैं, तो उसी के मुताबिक ये वर्किंग करता है। अच्छा, हमने ना ये क्लासेस देख ली, क्लासेस कैसे बनती हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है। उसके बाद ना अब हम ये करते हैं कि जो हमने वेरिएबल बनाते हैं ना, उनको यूज़ कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो स्टेट होता है, स्टेट में हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं। जैसे मैं मज़ीद वेरिएबल बनाता हूँ, एक बना लेता हूँ एड्रेस का, बना लेता हूँ ADDR, ठीक है। इसमें मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ। इसके बाद हम इसमें रे भी बना सकते हैं। तो मैं 1 2 3 4 5 ये रे बना ली मैंने। इस तरह हम डिफरेंट फंक्शन, कॉमा लगना इधर, इस तरह हम डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर हमने इस वेरिएबल को गेट करना हो तो कैसे करेंगे। मैं इधर एक h1 का टैग बना लेता हूँ HTML का, इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। इसको जिस वेरिएबल को गेट करना है ना, उसको पहले उसकी स्टेट तक जाएंगे, दिस डॉट स्टेट, आगे डॉट और उसका वेरिएबल का नाम। जैसे मैं एड्रेस का करता हूँ तो ये एड्रेस आ जाएगा। कंट्रोल-S करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। उसे मेल लाहौर दे प्रोवाइड कर दिया। इस तरह ना हम इनकी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, इनकी फंक्शनलिटी से वर्किंग कर सकते हैं। हमारे पास ना एक कंसेप्ट आता है बेबल का। बेबल होता है क्या है, जो हमारी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ना, इसमें हम कॉन्स्ट, लेट, वार वगैरह यूज़ करते हैं। तो बेबल ये करता है कि जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ना, JSX जो ऐसे मैंने पहले बताया था कि HTML और जावास्क्रिप्ट का कम्बिनेशन है। HTML XML का कम्बिनेशन को ना हम JSX कहते हैं। तो ये इसको कन्वर्ट करता है रिएक्ट के एलिमेंट्स में या जावास्क्रिप्ट में। जैसे हम अगर वेरिएबल बनाते हैं ना, उसमें हम ये करते हैं कि कॉन्स्ट a = h1,
हेलो, इससे हम वेरिएबल बनाते हैं ना, वो इसको कन्वर्ट कर देता है रिएक्ट एलिमेंट्स में। अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें फंक्शंस कैसे बनते हैं। फंक्शन बनाने का इसमें ना काफ़ी ना सिंपल मेथड है, काफ़ी हद तक ना जावास्क्रिप्ट से मिलता जुलता है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है रेंडर का। अच्छा, अगर हम एक और फंक्शन बनाएं जो जो चेक करे कि वेरिएबल जो बनाया हुआ है काउंट का तो 0 है या नहीं, मैं कहता हूँ चेक काउंट एक फंक्शन है, वो सेम फंक्शन का मेथड मैं कहता हूँ इफ़ की स्टेटमेंट लगा लेता हूँ। और मैं रिटर्न करवा लेता हूँ 0 इसमें, और एल्स में करवा लेता हूँ नोट 0। इसको कंट्रोल सेव करके देखते हैं कि अब क्या आता है हमारे पास। अच्छा, इसमें मैंने इसको पहले मैंने वेरिएबल को गेट किया था, मुझे इस फंक्शन को भी गेट करना पड़ेगा जहाँ पे इस फंक्शन को मैंने यूज़ करना है। मैं इसके लिए एक स्पैन का टैग बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं इस फंक्शन को गेट करने लगा सेम मेथड दिस डॉट। ये अब स्टेट में नहीं, स्टेट से बाहर है, तो उसको हम डायरेक्ट ही गेट कर लेंगे। ये फंक्शन गेट हो गया हमारा। इसमें कर्ली ब्रेसेस भी आएंगी, वो मैं लगाना भूल गया था। ये हमारे पास ये 0 आ गया। काउंट को मैं चेंज करता हूँ 1 पे, 10 कर लेता हूँ। अब उसने फ़ौरन इसको चेंज कर देगा नोट 0 पे। ये हमने चेक कर लिया कि वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी से कैसे डीलिंग करते हैं। इसको डायनामिकली भी इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट बड़ी कंडीशन लगा के भी इसकी वर्किंग को अचीव कर सकते हैं। इसमें ना हम जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ना, उसमें हम समटाइम 2 इक्वल टू और समटाइम 3 इक्वल टू लगाते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो 3 इक्वल टू वाला है ना, ये एक तो चेक करता है कि इनकी वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम के बाद चेक करता है कि इनके जो हमने वो बनाया हुआ है कि स्ट्रिंग है या मतलब इसके जो डाटा टाइप है ना वो सेम है या नहीं। तो इसलिए अगर मैं 3 लगाता हूँ ना, वो चेक करेगा कि लगा लो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, है तो ये भी 0 है, लेकिन अब चेक करते हैं अब वो हमें क्या देता है। नोट, उसने नोट 0 दे दिया है, क्योंकि अब वो चेक कर रहा है कि ये इंटीजर है या नहीं। ये चीज़ होगी। अब हमारे ये अब ना हम एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें कि जैसे हमारे पास नेव बार है ना, नेव बार में हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं। जैसे हमारे पास काउंट का पेज हो जाता है, एक काउंट कर रहा हूँ, होम का पेज हो गया, कॉन्टैक्ट का पेज हो गया, ओवर टीम का पेज हो गया, 3 पेज जो हैं हमारे पास। तो एक नेव बार में हम मतलब एक अगर हम नेव बार का क्लास बना लें, उसी में इन तीनों कंपोनेंट्स को यूज़ कर लें, तो इस तरह हमारे ना मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स हो जाएंगे, लेकिन उनको यूज़ करना आसान हो जाएगा और फ्यूचर में डिफरेंट वर्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, न्यू सैम्पल का एक कंपोनेंट बना लेता हूँ .jsx। तो सेम देख लिया मैंने, वो एक एक्सटेंशन ऐड करने की वजह से मेरे लिए कितना इजी हो गया इसको मतलब इसका बेसिक कोड लिखना। तो इधर मैं क्लास का नाम लिख लेता हूँ न्यू सैम्पल। अब मैंने जो सैम्पल के अंदर कोड लिखा हुआ है ना, वो मैं चाहता हूँ कि इसमें गेट तो कैसे होगा। पहले मैं इसको इंपोर्ट करूँगा सैम्पल को। मैंने क्या करना है, सैम्पल को इंपोर्ट करना है, कहाँ से, फ्रॉम ये सेम फोल्डर में, इसलिए वो डायरेक्ट इसको अचीव कर देगा। ठीक हो गया। अब मैं इधर करता हूँ उसको, एक मैं रिएक्ट का फ्रेगमेंट बना लेता हूँ। अब इधर मैं उसको गेट करूँगा। हमारे पास ना HTML में ना 2 तरह के टैग होते हैं, एक तो जिनका क्लोजिंग टैग लाजमी चाहिए होता है और एक का नहीं चाहिए होता। तो इसमें मैं अगर हम जिसमें नहीं चाहिए तो उसमें अगर इस तरह स्लैश लगा दें तो तब भी वो अचीव हो जाता है। जैसे हमारे पास आता है इनपुट का टैग,
इसमें हमें नहीं चाहिए होता क्लोजिंग टैग। अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। अब मेरा ना मेन फंक्शन जो है ना, मेन क्लास न्यू सैम्पल है। मैं चाहता हूँ कि जो इंडेक्स डॉट जी एस है ना, वो न्यू सैम्पल को गेट करे। इसको कैसे करेगा? अगर मैं जहाँ पे सैम्पल लिखा हुआ है ना, इधर मैं लिख दूँ न्यू सैम्पल। इससे पहले मुझे इसको इधर इधर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। मैं इंपोर्ट करवाता हूँ न्यू सैम्पल को फ्रॉम कंपोनेंट में। मेरे पास है न्यू सैम्पल, ये आ गया। अब उसको मैं इधर इंपोर्ट करने लगा हूँ न्यू सैम्पल। ये इंपोर्ट हो गया। मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखते हैं कि इज नॉट डिफाइंड। ये कोई एरर दे रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। लाइन इज नॉट डिफाइंड। index.js वो कह रहे कि जो ये कंपोनेंट नॉट डिफाइन आ रहा है। लाइन नंबर 3 पे देखते हैं। अच्छा, मेरे पास ये आ रहा है कि जो कंपोनेंट है ना, इसको मैंने ऊपर इंपोर्ट नहीं करवाया, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ ऊपर इंपोर्ट। अभी एरर भी ख़त्म हो गया हमारे पास। अब देख लें, उसने मैंने हालांकि न्यू कंपोनेंट यूज़ किया, उसने वो फंक्शनैलिटी भी मुझे प्रोवाइड कर दी है। जो सैम्पल की थी ना, उसकी भी प्रोवाइड कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक ही बजाय 2-3 दफ़ा ये मुझे डिस्प्ले कराए, तो मैं इसको सैम्पल को 3 दफ़ा इंपोर्ट कर देता हूँ। 2 3। अब ये मुझे 3 दफ़ा स्क्रीन पे शो कर देगा। इस तरह हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को ना बना के एक कंपोनेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारी फंक्शनैलिटी काफ़ी इजी हो जाती है। और एक तो लाइब्रेरी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो साइज़ इतना बर्डन नहीं बनता इस पर। और दूसरा, इसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये इसका ना रिएक्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और बस इतना ही। शुक्रिया।